हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लोगे तो फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत अगर आप लोग भी करोगे तो आराम से 70 में 70 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरू करेंगे, फिर हम सारे प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। जिन लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं वो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आप अपना आकलन करें कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, जैसे न्यूटन बटे मीटर, दूसरा होता है न्यूटन बटे कूलाम, तीसरा होता है कूलाम बटे न्यूटन और चौथा है जूल बटे न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यहाँ से समझिए E बराबर एफ अपान क्यू नॉट होती है। ठीक है, तो इससे हमको सूत्र निकालना है। एफ क्या है? बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, क्यू क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है न्यूटन बटे कूलाम सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाला जाता है। इस पर न्यूमेरिकल भी मिलते हैं आपको, तो ये सूत्र और ये मात्रक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? जैसे ऑप्शन है 19 गुणे 10 की पावर 18, दूसरा है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, उसके बाद तीसरा है 1.6 इंटू 10। ठीक है, या फिर 1.6 इंटू 10 की पावर 20। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहें या फिर एक इलेक्ट्रॉन कहें, ठीक है, तो इसका जो मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है इनमें से किस मीटर का प्रतिरोध जो है उच्चतम होगा। पहला है अमीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और मिलीमीटर। तो इनमें से जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो हमेशा उच्चतम रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा कुछ इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। ठीक है, तो धारावाही चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से केवल चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। क्या होता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपसे पूछेगा धारावाही चालक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो आप बताएंगे केवल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, इसे हम वैद्युतशीलता भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको बताना है। तो यहाँ पर वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपको इस प्रकार से निशान दिख रहा है इसका मतलब है बटे। ठीक है, अपान में आता है, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा वैद्युतशीलता का मात्रक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चार ऑप्शन है, वेबर, वोल्ट मीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर नन। यहाँ पर है वोल्ट बटे मीटर, ये है वोल्ट डैश मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट डैश मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी बता दिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है 5 नंबर में या फिर कभी कभी 3 नंबर में। ठीक है, और इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखिए। जिन लोगों को ये आता है कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बाद में आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कूलाम के नियम के अनुसार। ये आपकी पहली हेडिंग होती है। ठीक है, जैसे कोई नियम पूछता है तो उस नियम के अनुसार आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, लिखने का तरीका समझ लीजिए आप लोग किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार हम इसमें लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल जो है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान से समझ लीजिए इसको, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं हमको तो उनको भी समझाना है ना। ठीक है, देखिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, यहाँ पर एक Q1 है, यहाँ पर एक Q2, दो आवेश हैं। तो कह रहा है कि इनके दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा, गुणनफल हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। क्लियर हो गया? इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्योंकि हमको एक सूत्र बनाना है इसलिए हम क्या करेंगे, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r² करेंगे। ठीक है, अब जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ से हम 1/4πε0 कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है तो यहाँ से देख लीजिए F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ये आपका सूत्र निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सूत्र तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर कह रहा था कि सदिश रूप में बताइए, तो सदिश रूप के लिए हमको वेक्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेक्टर लगा दिया तो ये सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं जब सिर्फ कूलाम का नियम पूछेगा, और अगर वेक्टर लगाएंगे तो ये सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ज्यादा ये भी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है और ये आपको 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, तो इसको भी समझ लीजिए। इसमें हम लिखते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, लेंज के 2 नियम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या होता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो अगला क्वेश्चन है वो है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है चलिए देख लेते हैं।
तो समझिए, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। समझ लीजिए, इसमें कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो है वो कूलाम मीटर होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र देख लीजिए, P बराबर होता है 2QL। ठीक है, P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। 2QL, Q क्या है? आवेश है, L जो है चालक तार की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर P बराबर 2QL होता है। अगर इसका मात्रक पूछा जाएगा तो कूलाम मीटर होता है, आप लोग बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और न्यूमेरिकल के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सूत्र पर आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको बताना है। तो इसमें हम लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। क्या कहा हमने कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, इसका सूत्र होता है विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ से सूत्र क्या निकल कर आएगा? देखिए, विभव में परिवर्तन मतलब माइनस का डेल्टा V। V क्या होता है? विभव होता है। डेल्टा जहाँ पर लग जाता है मतलब उस विभव में परिवर्तन। और दूरी में परिवर्तन, दूरी क्या है? x है, मतलब दूरी कोई भी हो सकती है, तो डेल्टा x का मतलब हो गया दूरी में परिवर्तन। डेल्टा जहाँ पे लगा होता है मतलब उसके आगे जो भी निशान है उसमें परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो माइनस का डेल्टा V बटे डेल्टा x, ये आपका विभव प्रवणता का सूत्र निकल कर आ जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसका उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। तो एक समान, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक समान यानी हर जगह समान क्षेत्र होगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान से ही हमको मतलब है जहाँ पर हर जगह मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसी को हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पर एक समान यानी समदूरस्थ होंगी या फिर समांतर होंगी, वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो कह रहा था कि इसका उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण में हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर उदाहरण हमने लिख दिया है कि लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। कहाँ पे होगा? तो लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। अगर आपसे पूछा जाता है उदाहरण दीजिए, तब आपको ये देना है। सिर्फ आपसे परिभाषा पूछता है तो सिर्फ आपको परिभाषा ही इसकी लिखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। यानी कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा बताइए और एक व्यवहारिक उदाहरण दीजिए या सिर्फ उदाहरण दीजिए, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। इसमें हम लिखते हैं कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर है
कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है वो संख्यात्मक रूप से, किस रूप में, संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैं कह रहा था एक व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। तो व्यवहारिक उदाहरण में हम लिखते हैं कि इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली है। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर। ठीक है, कौन से सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर उदाहरण में भी आपको ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली दे देनी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक ऐसे ही लगातार वीडियोस हम आपको देते रहेंगे और आपकी पूरी तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।